जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बायोलॉजी ग्रुप E1 के बच्चों के लिए होने वाली है। आज की क्लास में हम आपके बायोलॉजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आपके बायोलॉजी का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस ग्रुप E1 और ग्रुप E2 दोनों ही ग्रुप के बच्चों के लिए कंप्लीट जो सिलेबस है वो हमने आपको चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसकी वीडियो को। ठीक है, तो आप उस वीडियो को आपके सर्च करके भी देख सकते हैं। A2B2 स्टडी डी फार्मेसी सिलेबस, ठीक है, ऐसे करके सर्च करेंगे आपको कंप्लीट उसमें पूरा सिलेबस जो है और किस टॉपिक से कितना वेटेज के क्वेश्चन आते हैं कंप्लीट जानकारी दी गई है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज की जो क्लास होने वाली है वो हमारा चैप्टर 12 होने वाला है। ठीक है, 12वां चैप्टर है और इस चैप्टर का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम है स्वास्थ्य। अब इस स्वास्थ्य में आपके मानव स्वास्थ्य के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्मैक नामक ड्रग पोस्ते के पादप के किस भाग से प्राप्त होता है। देखिए, पोस्ते का जो पादप है उससे एक जो प्राप्त होता है, हमें एक ड्रग प्राप्त होता है जिसका नाम है स्मैक। तो वो किस भाग से प्राप्त होता है आपसे ये पूछा गया है। तो क्या ये जड़ों से प्राप्त होता है, क्या ये लैटेक्स से प्राप्त होता है, क्या ये फूलों से प्राप्त होता है, या फिर ये पत्तियों से प्राप्त होता है। देखिए, स्मैक नामक जो ड्रग है ये जड़ों से तो प्राप्त होता नहीं, इसको आप गलत कर सकते हैं। पत्तियों से भी ये प्राप्त नहीं होता है जो ड्रग है स्मैक नाम का। इसके अलावा फूलों से भी नहीं प्राप्त होता है। हालांकि अगर आपको ये लैटेक्स ऑप्शन नहीं दिखता तब आप फूलों से लगा सकते थे। दोस्तों, फूल हम यहाँ पे आपको बता दिखाते हैं। ठीक है, हालांकि ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं हमारी। देखिए, यहाँ पे हमको एक मान लीजिए फूल बना रहे हैं। मान लीजिए ये फूल है, ये तो पेड़ बन गया ना। चलिए यहाँ पे फूल बना लेते हैं। मान लीजिए फूल में आप देखेंगे फूल जो होते हैं इसमें कुछ इस प्रकार की एक कलियाँ निकली होती हैं। इसमें एक जो होते हैं छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। ठीक है, तो पोस्ते का अगर पौधा आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इसमें जो स्मैक नामक ड्रग होता है ना वो इसी से प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा जो बी ऑप्शन है ना, लैटेक्स, ये बिल्कुल सटीक जा रहा है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी क्लासेस हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है उनको आप जरूर देख रहिए। इसके साथ साथ आपको फिजिक्स जो है इसकी भी 2-3 चैप्टर जो है ऑलरेडी सॉल्व करा दिया गया चैनल पर। और आपको जैसे ही इसका ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है आपको क्लासेस जो है उस सभी सब्जेक्ट की जो है डेली बेसिस पे मिलने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकाली शोथ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो किस रोग में मच्छर द्वारा संचारित यानी मच्छर से द्वारा फैलने वाला रोग है तो लसिका वाहिनियों में चिरकाली शोथ उत्पन्न हो जाता है। तो ये देखिए एक रोग है, इसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा, एलिफेंटिएसिस कहते हैं इसे। हैं क्या कहते हैं? एलिफेंटिएसिस। इसको आपको याद करना होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोग नहीं है। स्वप्रतिरक्षा रोग कहने का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा रोग जिस पर कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्वप्रतिरक्षा रोग यानी आपसे ही संबंधित होने वाला रोग है ये, और आप ही से जो है वो रोग यानी आपके अंदर ही वो निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है रूमेटिक संधिशोथ दिया गया है, सोरिएसिस दिया गया है, विटिलिगो दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है अल्जाइमर रोग। देखिए, अल्जाइमर जो होता है ये एक प्रकार से ऐसा रोग होता है जो कि अक्सर जो अधिक उम्र के व्यक्ति होते हैं उनमें होता है। एक प्रकार से भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके अंदर ही ये रोग उत्पन्न होता है। ये ऐसा कोई रोग नहीं है कि आपको हुआ है और आपसे मेरे अंदर जो है प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से स्वप्रतिरक्षा रोग इसे कहा गया है। अल्जाइमर जो दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको डेली क्विजेज कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट की तरह क्विज होते हैं, जिसको कदे करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊतकों
अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृत के कारण असफल हो जाता है। ऊतक क्या है भैया? देखिए, बहुत सी जो कोशिकाएं आपके शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, सबसे छोटा पार्टिकल तो वही है। कोशिका जब मिलता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है, जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिका से मिलकर के बनता है क्या? ऊतक, ठीक है। और जब ऊतक जो मिलता है बहुत ढेर सारा, तो आपके किसी एक अंग का निर्माण कर देता है। ये तो आप जानते होंगे, पिछली कक्षा में आपने पढ़ के आया हुआ है 12th में। ऊतकों या फिर अंगों का यहाँ पे लिखा गया है, यानी ऊतक भी तो एक अंग ही है, लेकिन वह कोई अगर ऊतक जो है वो किसी एक आपके शरीर के किसी पार्ट का रूप ले लेता है तो वो अंग कह लगते हैं आप उसे हैं। अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृत के कारण असफल हो जाता है। यानी अगर आपके शरीर का किसी कोई अंग जो है वो डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, उसका प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, मान लीजिए आपका एक हाथ खराब हो गया, किसी दूसरे का जो हाथ है ट्रांसप्लांट आप में लगा दिया गया। अब आपका जो बॉडी है उस हाथ को जो है वो अस्वीकृत कर रहा है, यानी उसको जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी आपका शरीर ही उसको नकार दे रहा है, तो असफल हो जाता है। इसी कारण जो है ये जो प्रयोग है वो असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्तरदायी है? यानी ये जो हो रहा है ना, इसके लिए कौन सी क्रिया जो है उत्तरदायी है? क्रिया देखिए, आपने पढ़ा होगा, एक होता है ऐच्छिक क्रियाएं, एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया यानी अगर आप चाहेंगे कि मेरा हाथ हिला है तो आप अपना हाथ हिला लेंगे और हाथ हिलने लगेगा। आप चाहें तो बोलना चाहेंगे तो हाँ, जब बोलना चाहेंगे तभी आप बोलना चाहेंगे, आप शांत रहेंगे तो आप शांत रह जाएंगे, इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन ऐसी क्रिया जो कि आप इस पर कंट्रोल ना कर सकें, आपको अगर छींक आ गया तो वो आ ही जाएगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से ज़बरदस्ती ही कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे कि आपको वोमिट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये सब जो है ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो आप समझ गए होंगे ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं, इसमें आपको अंतर छांटने को आता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया जो है वो ऐच्छिक है या फिर कौन सी क्रिया जो है वो अनैच्छिक है, तो आपको उसमें छांटने होंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया, बी दिया गया है कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, सी दिया गया है हार्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और डी है कार्यिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? देखिए, इसके लिए जो उत्तरदायी कारण होगा वो आपका होगा कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। यानी आपकी जो कोशिकाएं हैं, आपकी जो बॉडी की कोशिकाएं हैं, वो किसी और बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उसके पार्टिकल को जो है वो अस्वीकृत कर रहा है, यानी उसको जो है उसको मतलब अपने अंदर ले नहीं रहा है वो, ठीक है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए ये मेन कारण हो गया कि अगर किसी दूसरे बॉडी का आपके बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी अंग हो, तो वो आपको अस्वीकृत कर देता है, उसको नकार देता है एक तरह से, ठीक है। अगला है आपका MALT, मानव शरीर में लसीकाभ ऊतक का लगभग कितने प्रतिशत होता है? MALT मानव शरीर में लसीकाभ एक प्रकार का ऊतक है, इसका लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 50%, 50% इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रति आविष्ट टीकों में पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी होते हैं। जो आपको टीका लगाए जाते हैं छोटे बच्चों में, या फिर आपने भी बचपन में पिया होगा कोई टीका, पोलियो का आपने ड्रॉप जरूर पिया होगा। तो जबकि पोलियो की बूंदों में जिन्हें कि मुंह द्वारा दिया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं? बनाए गए प्रतिरक्षी होते हैं। प्रतिरक्षी क्या हो गया भैया? प्रतिरक्षी उसे कहा जा रहा है, प्रतिरक्षी यानी एंटीडोट कह सकते हैं आप हैं, या फिर प्रतिरक्षी यानी जो आपके शरीर को इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे, तो उसको आप प्रतिरक्षी कह रहे हैं। तो क्या उसमें बनाए गए प्रतिरक्षी होते हैं, यानी उसको लैब में बनाए गए होते हैं प्रतिरक्षी, या फिर गामा ग्लोब्यूलिन होते हैं, या फिर छीड़ कर दिए गए रोगजनक होते हैं, यानी उसका जो रोगजनक जो है, यानी मान लीजिए आपको रोग फैलाने वाला कोई कारक है, ठीक है। मान लीजिए आपको जो कुत्ता जो आपको काट लेता है, तो आपको क्या हो जाता है? आप कहेंगे कि सर हमें तो रेबीज हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? रेबीज। तो ये जो रेबीज है ये आपके शरीर में रोग को फैलाने का काम करता है। रेबीज वायरस के जो अच्छे वाले रोगजनक होंगे उसको अगर आपके शरीर पर डाल दिया जाए तो वो आपके लिए एक प्रकार से एंटीडोट का काम करेंगे। इसके अलावा सकृत रोगजनक, यानी जो सकृत नहीं रह गए आप हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? क्योंकि ज़्यादातर जो टीका होता है वो आपको इंजेक्शन के माध्यम से बच्चों में दिया जाता है, लेकिन जो पोलियो का ड्रॉप है वो मुंह में क्यों दिया जाता है? तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा?
दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, छीड़ कर दिए गए रोगजनक। मैंने आपको जो समझाया ना, इसके जो रोगाणु होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो रोग फैलाते नहीं बल्कि जो रोग है उसको काटने का काम करते हैं। यानी आप एग्जाम्पल इसका कोई अगर हम आपको समझाएं, कोई एग्जाम्पल लेकर के अगर समझाना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जैसे एक होता है अच्छा हार्मोन, एक होता है बुरा हार्मोन। तो मान लीजिए ए जो है वो कोई हार्मोन है, तो ए जो है वो एक प्रकार का ए पॉजिटिव होगा और ए निगेटिव भी होगा। तो ए निगेटिव जो है वो रोग फैला रहा है, तो ए पॉजिटिव जो है वो उस रोग को काटने का काम करेगा। तो उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के रोगजनक कारण HIV के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको आप याद रखिएगा। और HIV यानी ह्यूमन, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद करना होगा। HIV जो है तो इसका भी फुल फॉर्म जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म होता है। कभी कभी दिमाग से किसी के भी दिमाग से जो है भूल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि आपको इंटेंस एग्जाम क्रैक करना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है, और HIV जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको याद रखिएगा। और ये आपका वायरस होता है, ठीक है। पूछा गया इनमें से कौन सा सही है, तो आपको बता दें सही इसमें से कौन सा है। HIV एक आवृत वायरस है जिसके भीतर एकल रज्जुक वाले RNA के दो समान अणु तथा उत्क्रम ट्रांसक्रिप्सेस के दो अणु उपस्थित होते हैं। सी ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपके बायोलॉजी का सबसे इजी चैप्टर अगर कहें तो सबसे इजी चैप्टर यही है, स्वास्थ्य। इसमें आपके विटामिन वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपकी जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बीमारियां हैं ना, सभी इसमें आपके आ सकती हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी जो है 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होता है। क्या हैजा और इन्फ्लुएंजा ये दोनों जीवाणुओं से संक्रमित होने वाला रोग है, या फिर हैजा और टिटनेस जो है वो जीवाणु से फैलता है। टाइफाइड तथा चेचक है, या फिर टिटनेस तथा गल सूका, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पर जो आप दे रहे हैं बी ऑप्शन, यानी हैजा और टिटनेस। हैजा जो है और जो टिटनेस है ये दोनों जीवाणुओं से संक्रमित होने वाला एक प्रकार का रोग है। देखिए हैजा जो है ये आपका मक्खियों से भी फैलने वाला रोग है, और आप कह सकते हैं दूषित पानी से भी फैलने वाला एक प्रकार से रोग है हैजा। टिटनेस क्या है, देखिए अगर आपको किसी ऐसी चीज़ से चोट लग जाए जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, तो आपको टिटनेस नाम का एक रोग हो जाता है। देखिए टिटनेस, इसकी एक वैक्सीन जो है जो कि उपलब्ध है हमारे पास। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ से चोट लग जाए, लोहे से ज़्यादा तो चोट लगने पर आपको एक वैक्सीन दी जाती है टिटनेस की, तो उससे आपको कोई संक्रमण न फैल जाए। इसका जो लक्षण है टिटनेस का वो तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप अगर टिटनेस की वैक्सीन नहीं लगाते हैं, आप संक्रमण आपको हो गया तो आपको लंबे समय बाद इसका जो है लक्षण दिखने लगता है। देखिए टिटनेस का लक्षण की बात कर लें तो लक्षण इसका यही है कि आपको जहाँ चोट लगा है उस जगह पर घाव जैसा हो सकता है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किससे प्रमाण प्राप्त करेंगे। यानी कि आपको पता करना है कि मेरे ब्लड में, मेरे जो खून है उसमें गंभीर रूप से जो प्रतिरक्षियाँ हैं यानी जो एंटीसेप्टिक जो गुण हैं वो उसकी कमी हो गई है। यानी आपके अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है आपकी वो बहुत कमज़ोर हो गई है, आप रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आप सीरम ग्लोब्यूलिन का टेस्ट करेंगे। आपके ब्लड में, आपके ब्लड के सीरम का टेस्ट होगा, तब आप इससे ये प्राप्त कर सकते हैं जानकारी कि आपके अंदर इसकी कमी है या फिर नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा जो है होता है। तो देखिए प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला एक रोग है आपका बेबेसियोसिस। क्या है, बेबीसियोसिस, यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा होगा। ये आपका एक प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। अगला है किसी रोगी में प्रत्यारोपित वृक्क, यानी किसी रोगी को आपने अपना किडनी दे रखा है और वो उसको अस्वीकृत किस कारण किया जा सकता है, यानी कि आप उसको स्वीकार ही न करें तो किस प्रकार किया जा सकता है। तो वो कोशिका मध्यता प्रतिरक्षा अनुक्रिया द्वारा ही अस्वीकृत किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है अस्वीकार। अगर स्वीकार की बात कही जाती तो वहाँ पर जो आंसर है जो चेंज हो जाता, लेकिन आपने किसी को किडनी दिया है और आप चाहते हैं कि उसको किडनी जो है वो सूट ही नहीं करे, किडनी जो है उसकी बॉडी एक्सेप्ट ही ना करे, नकार दे, या फिर उसको जो है मेरी किडनी जो है लगाने से कोई बेनिफिट ना मिले, ठीक है, उसकी तबीयत ना ठीक हो। आप अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा तो कोई आपका दुश्मन होगा नहीं जिसे आप अपना किडनी भी दे रहे हैं और चाहे कि
वो ठीक भी ना हो, तो ऐसा कोई तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी ऊपर क्वेश्चन करा था और जिसने करा था, जिसने उस क्वेश्चन को समझ लिया था, वो इसका आंसर दे दिया होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो वो आपका है LGA, ठीक है। इसकी जो प्रतिशतता है वो सबसे अधिक मात्रा में आपके दुग्ध में या फिर दूध ग्रंथि में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका, एड्स उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले क्या नष्ट करता है? अगर आपके शरीर में एड्स जो है, ये रोग अगर हो जाता है तो आपके शरीर में सबसे पहले ये किस पर हमला करता है? आपके बॉडी के किस पार्टिकल पर ये हमला करता है या फिर प्रभावित करता है? तो आपकी जो T लिम्फोसाइट्स होती हैं, कोशिकाएं, इसको प्रभावित करता है सबसे पहले, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का सक्रिय रूप किस पर भरण पोषण करता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, लोहिताड़ु, यानी आपके जो RBC है उसके बारे में बात किया गया है, वृद्धांत यानी बड़ी आंत के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु एक ग्रस्त नर के वीर्य द्वारा संप्रेषित नहीं होता है? तो देखिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये तो बिल्कुल होगा 100%। हेपेटाइटिस B वायरस, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। इबोला वायरस भी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। विषाणु जनित रोग ये सभी हैं, लेकिन जो चिकनगुनिया वायरस है ये इनमें से अलग है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता? तो इसमें से सिफिलिस जो है लैंगिक रूप से संप्रेषित होने वाला है, एड्स तो है ही, ट्राइकोमोनिएसिस भी है। आपने कुछ नामों को यहाँ पर देखा, एड्स हो गया, यहाँ पर HIV दे सकता था, ट्राइकोमोनिएसिस हो गया, सिफिलिस हो गया, ठीक है। वहाँ पे आपका चिकनगुनिया जो था वो संप्रेषित नहीं करता था। इसके अलावा जो आपका एनसीफेलाइसिस है, ये भी आपका ये जो है वायरस जनित रोग नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद ब खुद दे पाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था तो पूछा गया है कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं? यानी सबसे पहले वो किसको प्रभावित करता है? अभी आपने ऊपर सॉल्व किया था तो वो क्या था? ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपने पढ़ा था ना, सहायक T लिम्फोसाइट्स को क्षतिग्रस्त करता है सबसे पहले। तो सी ऑप्शन आप आंख मूंद कर लगाएंगे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? एस्केरिस जो है, इस रोग का जो संक्रमण है वो सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ये एस्केरिस अंडों से युक्त जल पीने के कारण, यानी दूषित जल जो है इससे फैलने वाला एक प्रकार का ये रोग हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होता है? वही है T लिम्फोसाइट्स, जो कि सबसे पहले प्रभावित होता है एड्स रोग होने के कारण, ठीक है। तो मानव शरीर में कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा किसके द्वारा सबसे ज़्यादा कार्यान्वित होता है? तो वो T लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं द्वारा ही होता है। और जब इसकी क्षति बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होने लगती है तो समझ लीजिए आपको एड्स नामक रोग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का सिरोसिस ऑफ लीवर रोग लंबे समय तक निम्नलिखित के अत्यधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अफीम खा रहे हो, वही ना, अफीम छोड़ दो खाना, अफीम अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं आप, तो आपके यकृत में सिरोसिस रोग नामक रोग जो है वो हो सकता है। इसके अत्यधिक अंतःग्रहण यानी बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिंदी लिख दिया है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हालांकि यहाँ पर आपका जो एल्कोहली दिया है ये भी आपका ऑप्शन बी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए था। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि यकृत के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो अफीम तो आपकी किडनी पर भी प्रभाव डालता है, यहाँ पर यकृत की बात कही गई तो आप यहाँ पे एल्कोहली ही लगाइए, बी ऑप्शन, यानी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भाई, जिसका आप दारू जिसको बोलते हैं, शराब, ठीक है। तो इसका सेवन अगर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो क्या होगा? आपको सिरोसिस ऑफ लीवर नाम का एक रोग हो जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन लगाइएगा यहाँ पे, बी इज बिल्कुल सूटेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाओं का लक्षण नहीं है? कैंसर कोशिकाओं का लक्षण, ये पोषक पदार्थों हेतु सामान्य कोशिकाओं से प्रतिस्पर्धा करती हैं, ये केवल निर्माण वाले भाग तक ही सीमित नहीं रहती हैं, ये अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, या फिर ये संपर्क संदमन प्रदर्शन करती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही होगा, ये संपर्क संदमन प्रदर्शन करती हैं। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, अस्पताल में लाए गए मायोकार्डियल इन्फेक्शन के एक रोगी को सामान्यतः तुरंत क्या दिया जाएगा? मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक व्यक्ति को हुआ है, एक रोगी है, उसको तुरंत क्या दिया जाए?
तो उसको तुरंत जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाएगा। यहाँ पर बी दिख रहा है आपको ऑप्शन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए निमोनिया एक संक्रामक रोग है, आप जानते हैं, जबकि सामान्य शीत पोषण की अल्पता के उत्पन्न रोग हैं। देखिए निमोनिया ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। तो इसका देखिए निमोनिया जो है ये रोग जो है वो ठंडी गर्मी से हो जाता है बच्चों में अक्सर। निमोनिया का जो रोगाणु है ना वो कोशिकाओं को संक्रमित करता है, आपके जो फेफड़े हैं उसको प्रभावित करता है, जबकि सामान्य शीत फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता बल्कि नासिका एवं श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। अगर आपको ठंडी लग जाती है या फिर जुकाम वगैरह हो जाता है तो आपके नाक से जो है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है, आपके श्वसन मार्ग में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो निमोनिया रोगाणु है ना वो आपके सीधे फेफड़ों को अंदर जो है आपके कोशिकाओं को प्रभावित करती है। दोस्तों अगले प्रश्न पे आने से पहले आप में से कोई ऐसा भी है जिसे कि आज तक बुखार ना आया हो, या फिर कोई व्यक्ति कोई बच्चा ऐसा है जिसको आज तक इसका ब्लड टेस्ट ना हुआ हो? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई हम मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका आज तक ब्लड टेस्ट नहीं हुआ हो। निम्नलिखित में से किसकी जांच हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है, विडाल परीक्षण किया जाता है? देखिए विडाल परीक्षण जो है, अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया हुआ है कभी, तो टाइफाइड ज्वर या फिर टाइफाइड बुखार, ये एक ऐसा बुखार है जो बहुत ही आसानी से किसी को भी हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाला भी एक प्रकार का रोग है। और टाइफाइड जो है इसका कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया हुआ है और बहुत तेज़ी से फैलता हुआ है। टाइफाइड जो है, ठीक है, टाइफाइड जो बुखार है ये फैलता कैसे है ये जानना आवश्यक है। टाइफाइड बुखार जो है वो गंदे पानी, दूषित पानी से फैलता है एक प्रकार से। अगर आप गंदगी युक्त भोजन करते हैं या फिर अधकच्चा कोई भोजन करते हैं, अधकच्चा मांस वगैरह खा रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, तो उसके कारण जो है टाइफाइड बुखार आपको हो जाता है। एक प्रकार से ये संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से किसकी जांच हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है? जब आपको टाइफाइड हो जाता है, आपको हल्का हल्का फीवर आता रहता है बराबर, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे बोलेगा कि आप जा करके विडाल टेस्ट कराइए, अपने ब्लड टेस्ट को कराइए और उसमें विडाल टेस्ट कराइए। उसमें पता चल जाएगा कि आपको टाइफाइड बुखार है कि नहीं है। तो जब टाइफाइड बुखार चेक करना होगा तो आपका विडाल टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको आज तक कभी बुखार आया है या फिर आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया है नहीं, या फिर नहीं कराया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसका आज तक ब्लड टेस्ट ना हुआ हो। आप सभी का, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, सभी का किसी न किसी रूप में ब्लड टेस्ट हुआ होगा, अवश्य रूप से हुआ होगा। प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज जो है वो पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम के चल युग्मनज जो है वो किस में पाए जाते हैं? तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है इसकी आंत में पाया जाता है। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मादा एनाफ्लीज की लाल ग्रंथियों में दिया गया है, मनुष्य की आरबीसी में, मनुष्य की यकृत में। अब मनुष्य के आरबीसी में पहले से ही होता है तो उसको तो हमेशा बीमारी रहना चाहिए था, मनुष्य के यकृत में हो तो हमेशा तो बीमारी होना चाहिए उसको ना। लेकिन जो प्लाज्मोडियम के जो चल युग्मज है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर की आंत में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन लगाएंगे आप, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। रोगों एवं प्रतिरक्षीकरण के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन देखिए यही है, यदि किसी कारणवश बी तथा टी लिम्फोसाइट्स क्षतिग्रस्त हो जाए तो शरीर रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना, समझाने की आवश्यकता ही नहीं है इसको है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य जुखाम का उपचार प्रतिजैविक द्वारा नहीं होता है, क्यों? देखिए इसलिए क्योंकि एक विषाणु के कारण होता है। जो सामान्य जुखाम का उपचार जो है वो प्रतिजैविकों द्वारा नहीं होता है क्योंकि एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ए ऑप्शन यहाँ पे आप लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्पोरम नामक जीवाणु जो कि मनुष्य में दाद, यानी जो आपको दांत के लिए रिंग गार्ड यूज किया होगा ना, दाद नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। खुजली एक तरह से होती है वहाँ पर और लाल हो जाता है एक तरह से, जो आपका कोई जहाँ पर होता है दाद ना ऐसे लाल हो जाएगा, गोला हो जाता है खास तौर पे। जिसको दाद हुआ होगा वो जानता होगा, गोला हो जाता है, वो खुजली हो जाता है, कोई एक पार्ट होता है बॉडी का और इसमें ऐसे दाने दाने निकल जाते हैं, ऐसे प्रकार के दाने दाने निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें खुजली होती है। ठीक है, ये एक प्रकार का दाद इसको बोलते हैं, दाद। ठीक है, इसके लिए बहुत ही बेस्ट दवा आती है रिंग गार्ड, आपने सुना होगा, मार्केट में अगर यूज किया होगा। उत्पन्न करने हेतु उत्तरदायी है, उसी जगत का है जिस जगत से संबंधित है। तो देखिए वो है आपका कौन सा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन जो है वो दिख रहे होंगे यहाँ पे। इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइजोपस, एक कवक। सी ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया परजीवी के स्पोरोजाइट्स हेतु आप कहाँ देखेंगे?
मलेरिया परजीवी के स्पोराइड्स हेतु आप कहाँ देखेंगे? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में। संक्रमित मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसकी लार में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो उसका परजीवी है स्पोराइड्स वो इस मादा मच्छर के एनाफिलीज मच्छर की लार में उपस्थित है। एक रोगी की एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेह है। एक व्यक्ति है जिसको उम्मीद है कि एड्स है, इसकी पुष्टि हेतु आप कौन सा चेकअप करेंगे? तो उसके लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एलिसा टेस्ट द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को एड्स है या फिर नहीं है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लेग के प्रति टीके के निर्माण में नहीं किया जा सकता? तो इसमें जो आपका दिख रहा है संश्लेषित संपुटीय पॉलीसैकेराइड पदार्थ, पॉलीसैकेराइड पदार्थ का यूज आप नहीं कर सकते हैं किसमें? प्लेग के टीके के रूप में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कैंसर का पता लगाने हेतु सर्वाधिक सुरक्षित है? अगर आपको कैंसर किसी को हो गया है, चेक करना है, तो उसके सबसे सुरक्षित जो चेकअप है वो कौन सा है? तो वो है आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको आप MRI बोलते हैं, MRI। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके द्वारा, इस चेकअप के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि इसको कैंसर है या फिर नहीं है। निम्नलिखित में से कथनों में से सही कथन का चयन करिए। जब अपराधियों को समन कारक औषधियाँ दी जाती हैं तो वो सत्य बोलने लगते हैं। बिल्कुल इसमें तो ये तो सही बात है नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनकी शल्य चिकित्सा की गई हो उन्हें दर्द निवारक के रूप में प्रायः मार्फिन दी जाती है। सी दिया गया है तम्बाकू चबाने से रुधिर दाब तथा हृदय दब कम हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है, बढ़ जाता है भाई ना, इफेक्ट डालता है। शल्य चिकित्सा के उपरांत रोगी को कोकेन दिया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो बी है, बी यानी इसमें दिया गया है ऐसे व्यक्ति जिनकी शल्य चिकित्सा की गई हो यानी कि उनका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उन्हें दर्द निवारक के रूप में मार्फिन जो है वो दवाइयों के रूप में उसमें उसकी मात्रा उपस्थित होती है वो दी जाती है। बी ऑप्शन दिख रहा है आपको ना, ये सही उत्तर इसका है। अगला है टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? टी लिम्फोसाइट्स में टी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। टी लिम्फोसाइट्स में टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब है थाइमस। क्या मतलब है? थाइमस। टी मतलब इसको आप बोलेंगे थाइमस। ठीक है, याद रखिएगा। ओके। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका सत्य कथन मैं आपको बता दूं, मेलिग्नेंट ट्यूबर जो है, ट्यूमर नाम का रोग आपने सुना होगा, ये मेटास्टेसिस प्रदर्शित करते हैं। डी ऑप्शन। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है जो कि विषाणु जनित रोगों को प्रदर्शित करता है? बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो कि विषाणु जनित रोग यानी वायरस जनित रोग को प्रदर्शित कर रहा है? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो दिख रहा है एड्स, आप तुरंत जान जाएंगे सर एड्स जो है वो तो विषाणु जनित रोग है, लेकिन एड्स तो इसमें भी दिया गया है। तब तो ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसको तो आप जान गए कि ये तो सर होगा नहीं, इसको काट दीजिए। अतिसार और सामान्य शीत, देखिए सामान्य शीत जो है ये भी आपका वायरस जनित एक प्रकार का रोग है, लेकिन अतिसार तो ये वायरस जनित रोग है नहीं, ये तो आपका विषाणु से होने वाला सॉरी ये आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। यहाँ पे जो सामान्य शीत और एड्स है दोनों साथ में दिए गए हैं, इसलिए आप बी ऑप्शन जो है आप लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मनुष्य में अल्जाइमर नाम का रोग हो जाता है? अल्जाइमर क्या है आपको ऊपर बताया था हमने। तो देखिए एसिटिल कोलिन की कमी अगर आपके शरीर में आपके बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो आपको अल्जाइमर नाम का रोग हो जाता है। अल्जाइमर जो है एक प्रकार का ऐसा रोग है, मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके बारे में जानकारी टाइम पास नहीं करना है। एसिटिल कोलिन, इसको आप याद रखिएगा, इसकी कमी आपका शरीर में अगर हो गई तो आपको अल्जाइमर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। आपको हर एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो इसके पार्ट 2 में यानी अभी इसमें बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके आने वाले सेकेंड क्लास में हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी डिफार्मेंसी इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके साथ इस वीडियो को अवश्य रूप से शेयर करें।